हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इस चैप्टर का। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सीनो एंड इंडियन रिलेशन। सीनो इंडियन का मतलब चाइना और भारत के रिलेशन कैसे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि चाइना और भारत एक पीरियड में ही आज़ाद हुए और वो भी ब्रिटिश के गुलाम थे और हम भी। हम डेमोक्रेटिक देश बन गए और चाइना कम्युनिस्ट कंट्री। हमें चाइना के कम्युनिस्ट होने से कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं थी, जैसे विश्व में उनके विरुद्ध धारणा फैली हुई थी। यूरोपियन कंट्री और अमेरिका उनके अगेंस्ट थे। हमने जैसे ही चाइना रिपब्लिक बना, रिपब्लिक पीपल ऑफ चाइना, इस तरह से कुछ नाम है इसका, और हमने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये नाम है, और वैसे ही हमने इसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया। रिकॉग्नाइज़ का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज़ का मतलब होता है कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना, और जब तक आप मान्यता नहीं देते तब तक जो है जो दूसरे देश हैं वो भी उसको एक राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस तरह से जो चाइना है और भारत एक अच्छे पड़ोसी के रूप में हमने शुरुआत की, लेकिन बहुत सारी बाउंड्रीज इश्यूज थे जो क्लियर नहीं थे। जैसे ये इतना बड़ा हिस्सा जो लद्दाख से होता हुआ उत्तराखंड और फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनके बारे में अभी तक ये नहीं पता था कि ये एक्चुअल में किस देश का इन पे सोवरेनिटी है। और बहुत सारी संधियाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत हुई थी। जैसे एक संधि हुई थी 1914 में, तो उसके तहत जो तिब्बत की जो स्थिति थी उसके अनुसार तिब्बत का जो कंट्रोल था, ये तिब्बत का इलाका है, तिब्बत का जो कंट्रोल है वो जो भारत में बैठी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चलाती थी, और तिब्बत कुछ मामलों में स्वायत्त था और कुछ मामले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे। जैसे ही चाइना आज़ाद हुआ, उसकी जो एक पॉलिसी रही है विस्तारवादी की पॉलिसी, विस्तारवादी पॉलिसी की तरह के तहत उसने बहुत सारे दुनिया के कहीं भी, कहीं टापू पे, कहीं समुंदर के इलाके, कहीं लैंडलॉक्ड इलाके उसने अपने मैप में दिखाने शुरू कर दिए। और मैप में दिखाने का मतलब है कि वो हम इस पर चाइना का कंट्रोल है। जैसे ताइवान, अभी तक ताइवान वाले जो है वो हांगकांग वाले अभी तक जो है अलग चाइना की डिमांड कर रहे हैं अभी, और तिब्बत के लोग अभी तक अपनी स्वायत्ता के लिए लड़ रहे हैं। और इनका जो मुख्यालय है तिब्बत के लोगों का, जो हेड बैठता है, अब उन्होंने अभी तक भी चीनी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया है। वो भारत की धर्मशाला एक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से वो गवर्नमेंट चलती है दलाई लामा के नेतृत्व में। अब घटनाएं मैंने बताई थी कि जो तिब्बत के लोग हैं वो किसी भी तरह भारत में चाइना में शामिल नहीं होना चाहते थे, और भारत की ये गलती रह गई कि हमने बिना किसी विरोध के ही चाइना को, तिब्बत को मान लिया कि हाँ चाइना का ही आधिपत्य है। लेकिन जो तिब्बत के धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों लीडर एक ही होते हैं, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तिब्बत में बौद्ध धर्म है भाई, रिलीजियस जो लीडर होता है वो होता है दलाई लामा, और दलाई लामा और उसके जो समर्थक थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे चीन के खिलाफ, और वो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, और भारत से वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत जो है एक अच्छा स्टेप लेगा, हमारी स्वायत्तता को मानेगा। बट भारत ने ऐसा नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो चुकी थी 1950 में ही, कुछ होते तो वो शायद वो करते। और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा भी था नेहरू से कि आप इसको इतनी ढील मत दीजिए, और कभी ना कभी ये हमारे बॉर्डर के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन शायद नेहरू जी इस मामले में दूरदृष्टि नहीं देख पाए। लेकिन जो दलाई लामा थे, भारत ने चीन को ये तो कह दिया कि हाँ आप का ही कंट्रोल है, लेकिन जब दलाई लामा को और उसके समर्थकों को पकड़ने की बारी आई और चाइना ने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की,
तो दलाई लामा ने भारत में शरण ली और इससे चीन बौखला गया। देखो घटनाएं तो यही कहती हैं। कुछ स्टडीज़ जो हैं, कुछ लेख अगर आप पढ़ोगे, एक्सपेंडेड रिसर्च इसमें पढ़ोगे तो एक बार मैं सेमिनार में गई हुई थी, कॉन्फ्रेंस, वहाँ बड़े अच्छे पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे। उन्होंने बताया कि हम कहते हैं कि चाइना ने हम पर आक्रमण किया 59 के करीब, लेकिन भारत में विपक्ष का इतना दबाव था नेहरू जी पे कि उस विपक्ष के दबाव में आकर हमने आक्रमण किया था और हम तैयारी नहीं कर पाए थे। हमने चाइना को बहुत ही निम्न स्तर पर आंका और हम बहुत बुरी तरह से हारे। मतलब ऐसी धारणाएं हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि नेहरू जी ने ये कहा था कि कोई बात नहीं, क्योंकि इस युद्ध में 1962 के युद्ध में ये पूरा 22,000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका था वो चाइना ले गया। एक बार फिर संसद में बड़ी कड़ी बहस हुई इस मामले में कि आपने ऐसे भारत का एक क्षेत्र पूरा लुटा दिया। लेकिन अगर आप टोपोग्राफी देखोगे, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस से भी 16-17 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ होता है, उगता कुछ नहीं है। तो नेहरू जी ने जवाब देते हुए कहा कि वहाँ कुछ नहीं उगता, मतलब वैल्यूएबल पार्ट नहीं था। लेकिन किसी सांसद ने ये कहा कि मेरे वो सिर से पे बाल नहीं थे, कि मेरे सिर पे कुछ नहीं उगता, क्या ये इसकी वैल्यू नहीं है? तो ये हैं बातें कुछ। और इसमें जो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम डॉक्टर राधाकृष्णन था, वो तब तक माने नहीं जब तक वीपी मेनन जो उस टाइम हमारे सुरक्षा मंत्री थे, जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मतलब राष्ट्रपति ने बहुत एक्टिव रोल उस टाइम निभाया। और ये मानते हैं कि 1964 में नेहरू जी की डेथ भी उसी सदमे से हुई थी कि हमने बहुत सारा इलाका चाइना के हाथ हमारा चला गया। चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिया बिगेन इट्स रिलेशन विद चाइना ऑन फ्रेंडली नोट, मैंने बता दिया फ्रेंडली था। आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन, ये सारी डेट्स आप याद रखना। 1949 में कम्युनिस्ट स्टेट बना था। नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली टू हेल्प द न्यू नेबर गवर्नमेंट, और हम चाहते थे कि हम उसकी मदद करें। देखो एक बार चाइना के बारे में नेपोलियन ने कहा था, अगर मेरा मतलब मैं गलत हूँ तो थोड़ा माफ़ कर देना, लेकिन मुझे ध्यान है कि शायद नेपोलियन ने ये बात कही थी कि चीन एक सोया हुआ ड्रैगन है। ड्रैगन कहते हैं बहुत बड़ा अजगर जो होता है, सोया हुआ अजगर है, ड्रैगन है, इसे सोया रहने दो, अगर ये जाग गया तो ये सारे विश्व को निगल जाएगा। मतलब चीन की अभी तक डेवलपमेंट नहीं होती। चीन खरबूजे का काटा जाना, ये आप पढ़ चुके होंगे 10th में, किस तरह से यूरोपियन शक्ति ने इसे बांटा था और इसकी शक्ति का अनुमान पहले ही लगा लिया था। शायद उसकी जनसंख्या के हिसाब से अनुमान लगाया, क्योंकि यूरोपियन देश की जब ये कोट कही गई थी 19वीं शताब्दी में, उस टाइम चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो चुकी थी। उस टाइम विश्व की ही जनसंख्या 2 अरब थी, तो चाइनीज़ ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ये बात कही होगी। और आज यही काम है, चीन जाग गया है और ये ड्रैगन जो है वो सारे विश्व को निगलता हुआ नजर आता है। इकोनॉमिक लेवल पे भी सबके व्यापार, इसने व्यापारी कंपनियां सारी हमारे जैसों की तो इतनी डेवलप हुई ही नहीं थी। जो यूरोपियन कंट्री हैं उनका दबदबा था इकोनॉमिक मार्केट में, जो वस्तुएं थी उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी थी, लेकिन अब चीन पैर पसार रहा है। और जितनी भी यूएनओ की एजेंसियां हैं सब वहाँ ऑफिसर उन्होंने अपने बिठा दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूएनओ को पैसे देता है। चीन समर्थित वहाँ अधिकारी हो गए हैं। WHO हो, चाहे WTO हो, वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड हेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में चीन का दबदबा हो गया है। हर क्षेत्र में वस्तुओं के जो ढेर के ढेर हैं वो पैदा हो रहे हैं चीन में। और इस तरह से और उसी के कारण जब ये बढ़ती हुई सुप्रीम पावर हो गया, तो चाहे इसको हिंद महासागर हो, चाहे चीन सागर हो, चाहे अरेबियन सी हो, या भारत की बाउंड्री के लगता हुआ इलाका है, या जो साउथ ईस्ट के कंट्री हैं, जापान है, ब्रूनी है, फिलीपींस हैं, ये उनके जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आपको पता है समुंदर के किनारे समुंदर में ही हैं ज़्यादातर, इंडोनेशिया। और यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ इस तरफ बर्मा होते हुए आप
बर्मा, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, तो वहाँ क्या है, चाइना का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। मतलब चाइना उनके टापूज पर अपना कब्जा दिखाता रहता है। तो इस तरह से चाइना की विस्तारवादी जो नीति है वो सबके लिए एक सिरदर्द बनी हुई है अब, और भारत के लिए बनी हुई है, क्योंकि वो हम लेटेस्ट जो चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में वो उसमें पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, मैं आपको फिर कहूँगी कि डेली का कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, अखबार देखें, कौन सा देश का लीडर बना हुआ ये देखें। मतलब आपका सब्जेक्ट एक डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलता मिलता रहता है। मैं आपको प्रेफर करूँगी, ओनली आईएएस के नोट्स हैं, उसमें इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी और घरेलू पॉलिटिक्स पर बड़े अच्छे लेख की डिस्कशन होती है यूट्यूब पे। जो बच्चे अपना आगे कैरियर बनाना चाहते हैं इसमें, आईएएस वगैरह में या पॉलिटिक्स में, तो वो ज़रूर ये वीडियो आधे घंटे की होती है, वो ज़रूर देखें। उसके बाद हैं, इसने क्या कहा, पीआरसी रिपब्लिक चाइना बन गया था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। पीआरसी वाज ए शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन, और पीआरसो जो है वो उस पर वेस्टर्न का डोमिनेशन था। नो डाउट इंडिया डिप्टी प्राइमर जो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज अप्रेसिव ऑफ चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर। वो जान गए थे कि चाइना की, वो बहुत दूरदृष्टा थे, हर बात वो जानते थे, और शायद हमने इग्नोर भी उनको किया। अगर वो प्रधानमंत्री होते शायद ये सारी समस्याएं वो, और कुछ टाइम मिल जाता उन्हें, जीवित नहीं रहे ज़्यादा दिन तक, शायद ये समस्याएं जो आज हम जूझ रहे हैं वो समस्याएं होती नहीं कभी। मतलब जब आप देश की फॉरेन पॉलिसी तय करते हो ना, तो आप सिद्धांतों पे नहीं चल सकते, आप रियलिटी पे चल सकते हो। रियलिटी आपकी होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, कि आपका नेशन इंटरेस्ट क्या कहता है, आपके देश का हित क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये ज़रूरी होता है कि जो अपने देश के हित सर्वोपरि होते हैं। चाइनीज एग्रेशन के बारे में उसने बता दिया था। नेहरू हाउएवर डिड नॉट परसीव एनी सच अटैक्स, थस द चाइनीज बॉर्डर वाज गाइडेड बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड नोट द आर्मीज। लेकिन नेहरू जी को ये था कि जी मैं तो उनके साथ बड़ा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहा हूँ, बड़े अच्छे हमारे संबंध हैं, और अब मैं इसको, हमारी जो इतनी बड़ी बाउंड्रीज़ हैं कश्मीर से लेकर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तक, अब इसको क्या ज़रूरत है कि फोर्सेस वहाँ लगाई जाएं, इतनी बड़ी आर्मी क्या करेंगे, पैरामिलिट्री इसको भेज दिया। देखो पैरामिलिट्री और मिलिट्री में बड़ा फ़र्क होता है। एक अर्ध सैनिक बल, मतलब आधे सैनिक का मतलब उनकी ट्रेनिंग इतनी नहीं होती। जो आर्मी होती है उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो लड़ाई के समय लड़ सके। पैरामिलिट्री फोर्सेस लड़ाई के समय लड़ती नहीं है, वो पीछे हट जाती है, वो सिर्फ बॉर्डर्स की रखवाली करने के लिए होती है। तिब्बत प्रॉब्लम क्या थी, अब ये देखते हैं तिब्बत प्रॉब्लम क्या थी। 29 अप्रैल को दोनों में, भारत और चाइना में, एक पंचशील का जो है वो बॉन्ड साइन हुआ। पंचशील के सिद्धांतों पर चलेंगे जी, और पंचशील के सिद्धांत मैंने पढ़ाए थे। सहअस्तित्व की नीति, एक दूसरे की सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की मामलों में इंटरफेयर ना करे, ये सब चीज़ें हमने साइन की। लेकिन इनका क्या हुआ, ये अंजाम, ये हम अब देखते हैं। तिब्बत की क्या प्रॉब्लम थी। तिब्बत टचेज द इंडियन बॉर्डर, ये मैंने बता दिया, इन द नॉर्थ। दलाई लामा वाज द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ तिब्बत, ये भी बता दिया कि दलाई लामा जो है वो स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड होता है। वहाँ बुद्धिस्ट होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। चाइना वैसे अपने आप को क्या मानता है, एक कम्युनिस्ट कंट्री, और कम्युनिस्ट के अनुसार धर्म अफीम है। लेकिन मैं बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जिस धर्म की चाइना में होती है वो बौद्ध धर्म ही है। सबसे बड़ी मूर्ति वहाँ बनाई जाती है, बनाई गई है, बहुत मतलब बड़ी मूर्तियों में से एक मूर्ति बुद्ध की वहाँ लगी हुई है। बहुत सारे, आपको पता है, चीनी यात्री भारत में आए थे और बुद्धिस्ट ज्ञान प्राप्त करके वो गए हैं, वहाँ फैलाया उन्होंने। तो इस तरह हमारे ऐतिहासिक रिलेशन भी हैं चाइना के साथ, जैसे फायान है, वेंगसांग, वो आए हैं भारत में। तो
ब्रिटिश हैड सेंटेंस एन इंडियन मिशन इन तिब्बत, और जब ब्रिटिश थे तो तिब्बत के जो सारे मामले हैंडल चीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करती थी। चाइना हैड स्टेशनड इट्स ट्रूप्स इन तिब्बत, अब चाइना ने अपनी क्या कर दिया, वहाँ अपने ट्रूप्स मतलब सेना रख दी। ड्यूरिंग 33 to 39 KMT चाइना हैड मेड अटेम्प्ट टू रेगुलेट तिब्बत फॉरेन अफेयर्स, अब चाइना ने कोशिश की कि उसके विदेशी मामलों को अपने हाथ में ले ले। ये बात कब की है, 1933-39 की, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते होते हैं, वो आपको पता ही है 1939 से 1945 तक। चाइनीज वाज इनेबल टू गेन एक्सेस इन टू तिब्बत, लेकिन वो तिब्बत को प्राप्त करने में असफल रहे। इंडिया वांटेड टू कीप तिब्बत एज एन ऑटोनोमियस रीजन एज ए बफर स्टेट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, लेकिन इंडिया क्या चाहता था कि चीन पर किसी का भी कब्जा ना हो, चीन भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करे। बफर स्टेट के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। मान लो यहाँ इंडिया है और ये तिब्बत है और इधर चाइना है। चाइना और इंडिया दोनों आमने सामने नहीं होंगे कभी युद्ध में, क्योंकि एक बीच में स्टेट है तिब्बत, अब नहीं है। अब नेपाल इस की भूमिका निभा रहा है और इसलिए नेपाल का हमारे लिए महत्व है। और इस प्रकार से चाइना की जो है, व्हेन चाइना वार ब्रोक आउट, जो चाइना में सिविल वार हुआ 1949 में, जब रेड रेवोल्यूशन हुई, तो तिब्बत के बारे में, भाई तिब्बत में क्या स्टेटस है, चाइनीस गवर्नमेंट का शासन है या वो स्वायत्त है, कंफ्यूजन था सब कुछ। तो क्या हुआ, इन 1949 रिपब्लिक People Republic of China asked Chinese mission to east while KMT region to vacate Tibet. China lead claim over Tibet, which were recognized by India as India did not want an open hostility with China. देखो, अब 1949 में जब वो अपनी घरेलू समस्याओं से फारिग हो गया तो तिब्बत पर उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और भारत ने रिकॉग्नाइज भी कर दिया, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता था। इंडिया दैट इट वुड सॉल्व तिब्बत प्रॉब्लम थ्रू नेगोशिएशन, वो बातचीत के माध्यम से क्या है सुलझाना चाहता था। और अब दलाई लामा वांटेड इंडिया असिस्टेंट इन चाइना तिब्बत नेगोशिएशन, और दलाई लामा चाहते थे कि जब चाइना और तिब्बत की बात हो तो इंडिया ज़रूर अपना अच्छा रोल निभाए, मतलब इंडिया दबाव डाले कि भाई ये तो स्वतंत्र क्षेत्र है, आप इस पर क्यों कब्जा जमा रहे हो, किसी देश दूसरे देश का आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू करो, आप इसे एक स्वायत्त क्षेत्र रखो। अगर तिब्बत के लोग चाइना में शामिल नहीं होना चाहते तो आप ज़बरदस्ती उसमें शामिल ना करें। लेकिन जो चाइना ने इंडिया को रोल निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया और हमने चुपके से क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया। In October 50, Indian learnt that China had launched a full-scale invasion on Tibet. India protested, but China paid no heed to it. China refused to accept Tibet autonomy. On May 23, 1951, तब तक हमारे जो प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो जा चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। दलाई लामा वाज फोर्स्ड टू साइन एन एग्रीमेंट विच एक्सेप्टेड इंडियन सोवरेनिटी ओवर द तिब्बत विद लिमिटेड तिब्बत ऑटोनॉमी इन सर्टन मैटर्स। 1951 तक आते आते चाइना ने अटैक भी किए। अटैक के बाद 1951 में ज़बरदस्ती से दलाई लामा पर फोर्सली एग्रीमेंट करवा लिया कि कुछ मामलों में तो हम आपको स्वतंत्र छोड़ देंगे, लेकिन चीन की सोवरेनिटी स्थापित होगी। सोवरेनिटी का मतलब डिसीजन हम लेंगे आपके बारे में। दिस एग्रीमेंट प्रोमिस्ड तिब्बतन ऑटोनॉमी बट प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ तिब्बत एक्सटर्नल रिलेशंस। Chinese army was to sentence in Tibet for recognition and merger of Tibet army into Chinese army. जो
तिब्बत की आर्मी थी चाइना के आर्मी में शामिल कर दी। फुल रिस्पेक्ट विद गिवन टू दलाई लामा, दलाई लामा को भी रिस्पेक्ट दे दी। और उसको लहासा, जो अब तिब्बत की राजधानी है, उसे जो लहासा में ही रहते थे। तिब्बत आल्सो प्रोमिस्ड रिलीजियस फ्रीडम एंड कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट, और कहा कि आपकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है, जो आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो रहेगी बिल्कुल, और आपकी हम डेवलपमेंट में भी मदद करेंगे। तिब्बत, और आपको पता है जो तिब्बत है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, या उसे चाइना की या उसे भारत की मदद चाहिए, क्योंकि सामान बेचने के लिए, लाने के लिए आएगा कहाँ से? समुद्री व्यापार से ही तो आता है सामान। तो चाइना के पास चाइना सागर है, दक्षिण सागर है, और भारत के पास अरेबियन सी और है, हिंद महासागर है। तो इस वजह से तिब्बत वाज आल्सो प्रोमिस्ड रिलीजियस फ्रीडम। तिब्बत फॉर ऑल पर्पसेस बिकम ए चाइनीज टेरिटरी। India was criticized for sacrificing legitimate interest in Tibet, but Nehru India primarily realized that India did not have the capacity to stop China and therefore avoid trouble over it. भारत को उस टाइम क्रिटिसाइज तो करना चाहिए था इस बात पे, और उसके अपने हित थे तिब्बत में, बट नेहरू जानते थे कि हम चाइना का शायद मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। तिब्बत क्राइसिस however participated in spite of Indian soft attitude. तिब्बतन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रुटैलिटी ऑफ पीआरसी, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री था, डेमोक्रेटिक देश तो था नहीं, वहाँ ज़बरदस्ती जो है चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, चाइनीज़ कल्चर, रिचुअल सब वहाँ लागू कर दिए। अब प्रोटेस्ट करने लगे तिब्बतन, क्योंकि तिब्बत वाले अपने अलग धर्म के लोग थे, अलग कल्चर के लोग थे। तो इस तरह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और इन 59 दलाई लामा अलॉन्ग विद 1000 बुद्धिस्ट तिब्बतन एंड, और हजारों तिब्बतन के साथ दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी, और भारत से शरण मांगी और कहा कि आप तिब्बत की इंडिपेंडेंस को बचाएं। भारत ने उनको शरण दे दी। तो बॉर्डर डिस्प्यूट क्या हुआ फिर? रेवेंजफुल चाइना, अब चाइना ने क्या कर दिया भाई, हमारे दुश्मन को या हमारा जो राजनीतिक कैदी है आप उसको कैसे शरण दे सकते हो? उन्होंने भारत की रेवेंजफुल चाइना नाउ स्टार्ट इंट्रूडिंग मैंने होता है हमला करना, इंडिया की टेरिटरी में घुसना शुरू कर दिया। चाइना क्लेम्ड सर्टन पोर्शन ऑफ इंडियन टेरिटरीज इन 54 चाइनीज मैप शोड सर्टन लार्ज इंडियन टेरिटरी एज चाइनीज थ्रो चाइना promised to revise the map. Laterally they set up a camp of Barahoti and violated Indian territory through the Simla Pass. The border dispute related to McMahon Line in northeast and Ladakh in the northwest. देखो प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक जगह नहीं थी, प्रॉब्लम कई जगह थी। पूरा नॉर्थ और पूरा ईस्ट हमारा चाइना से बॉर्डर लगता है, ठीक है। ये हिस्सा देखो, आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जान लेनी चाहिए। अब भारत क्या करता है, इन क्षेत्रों को अपने मैप में कभी कभी दिखा देता है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो दिखाता ही रहता है, और यहाँ के लोगों को क्या कोशिश करता है कि जी हमारे अंदर पास आइए आप, और हम आपको रोजगार देंगे। और जो लोग हैं यहाँ आसानी से इस चक्कर में आ भी जाते हैं, और उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती जाने के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट उन्हें स्वीकार कर रहती है। जब कभी चाहे तो वो अपने मैप में इनको दिखा देता है। एक स्ट्रैटेजी होती है, जब आप किसी क्षेत्र को पर कब्जा जमाना चाहते हो तो उसको अपने मैप में दिखा दो। और जैसे अभी भारत ने जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, यहाँ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको अपना जो है नक्शे में दिखाना शुरू किया है, जिससे जो है पड़ोसी बौखला गए हैं हमारे, और इसका विरोध हो गया है शुरू। यहाँ चाइना कोशिश करता है कि जो फ़ोन्स की कनेक्शंस हैं, रेंज है, वो हमारे टावर से आ जाए और लोगों को सस्ता सब कुछ दिया जाए। सिक्किम में हमने 1975 को सिक्किम में भारत में शामिल किया,
और सिक्किम पे कुछ ही मामलों में भारत का कंट्रोल था। पहले पूर्ण राज्य ये 1975 में शामिल हुआ, पहले ये स्वायत्त था। इसको तो बिल्कुल भी चाइना नहीं मान रहा था कि ये भारत का हिस्सा है, इसको नहीं मान रहा भारत का हिस्सा है। इधर लद्दाख पे वो 1962 के युद्ध में जीत गया, क्योंकि तिब्बत में तो था ही वो, साथ में यहाँ पर उन्होंने हमले कर दिए। मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना की सीमा बनाती है, मैकमोहन रेखा जो 1914 में बनी थी, एक शिमला समझौता हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और चाइना का, जिसे मैकमोहन रेखा एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर इसका रखा गया था नाम, वो तय की गई थी और सब कुछ वायलेट करना शुरू कर दिया। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जब हमले हो गए, वहाँ की सेना आ गई और भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो लड़ रही है, हथियार नहीं है, बहुत सारे सैनिक मारे गए हमारे, और बुरी तरह से हार माने। और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री शांति के लेटर लिख रहे थे, लेकिन जब यूं हुआ कि नहीं, अब शांति के लेटर से काम नहीं चलेगा, तो हमने फोर्सेस भेजी और परिणाम बुरा निकला। ठीक है, उसके बाद हमने मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब आपका पड़ोसी बहुत ज़्यादा आपसे मजबूत हो तो हमें अपने फोर्सेस रखनी पड़ती है। जैसे एक बार जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, महान पर्सनैलिटी, मिसाइल मैन बोलते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत के पास मिसाइल्स वगैरह होने चाहिए, और वो कार्यक्रम चलाते थे। लेकिन इतने शांति प्रिय आदमी थे वो, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे शांति प्रिय आदमी हथियार कैसे बना सकते हैं। लेकिन वही बात है, अक्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मतलब अक्षमा भी उसी को शोभती है जिसके पास गरल हो। जो उसको क्या शोभा करेगी, जो दंतहीन विषहीन हो, जो सांप के पास कुछ है ही नहीं, वो तो अक्षमा करे या ना करें। तो अगर हमारे पड़ोसी देश मजबूत हैं और परमाणु हथियार लिए हुए हैं और हम पे दबाव डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं युद्ध के लिए, तो हमें ज़रूरी है कि हमें अपने देश की सिक्योरिटी भी करनी चाहिए। और आज मैं एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ था हिंदू का, उसमें बताया हुआ था कि भारत जो है दूसरे नंबर का विक्रेता हो गया है हथियार खरीदने में। खैर, हथियार खरीदना कोई अच्छी बात नहीं, हम खुद बनाएं, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि जब किसी देश की, अपने देश की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचता है। तो मैकमोहन रेखा के बारे में क्या था, बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गया। द मैकमोहन लाइन हैड बीन डिटरमाइंड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना एज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1914 एट शिमला के बारे में समझौता हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, और वो तिब्बत और चाइना की जो और इंडिया की बाउंड्री है उनके बारे में था। दिस इज एग्जिस्टेड नियर भूटान के आसपास ये रेखा है। चाइना रिस्पेक्ट दिस लाइन बट इंडिया रिस्पेक्ट दिस लाइन। इंडिया ने रिस्पेक्ट की, और इंडिया तो बहुत अच्छी वासुदेव कुटुंबकम की भी धारणा रखता है, सबकी इज्जत करते ही हम तो, लेकिन चाइना इसको रेटिफाई नहीं कर रहा था। तो ये कुछ डेट्स हैं, पेपर में आ सकती हैं कि कब कब क्या हुआ, ये आप देख लेना। उसके बाद है फिर इस बॉर्डर डिस्प्यूट का क्या हुआ। अब चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया भाई, एक रोड बनाना शुरू कर दिया अक्साई चीन के आसपास। और अक्साई चाइना जो है वो ये इलाका है अक्साई चीन, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, ठीक है। A road was built by Chinese in Aksai Chin during 56 से 57. The road meant to open western Tibet to Chinese immigration. When Chinese Premier visited India in 54, he assured Nehru of respecting the McMahon line. अच्छा, वो लाइन बना रहा था, नेहरू जी ने ऑब्जेक्शन भी किया भाई ये आप कैसे रोड बना रहे। तो उन्होंने कहा कि आप शांति रखिए, कोई बात नहीं, हम आपकी जो मैकमोहन रेखा है वो उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन 59 तक आते आते वही उनकी विस्तारवादी नीति और
उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया जो अक्साई चीन का इलाका था उस पर, हजारों किलोमीटर के इलाके पर, मील्स के इलाके पर, टेरिटरी एंड डिस्क्राइब मैकमोहन लाइन इज इलीगल, कहा कि ये इलीगल है, हम नहीं मानते इसको। In fact, a long road had been constructed in the अक्साई चीन एरिया, और अक्साई चीन में ये रोड बना लिया उन्होंने। और आपको पता है उसके बाद ये रोड यहाँ तो बनाया ही है, साथ में अब यहाँ भी ये घुस गया है, यहाँ से ये रेशम मार्ग निकाल रहा है। यहाँ जो इलाका है ये वैसे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन भारत आज भी इसको मानता है, तो ये कहता है कि नहीं ये रोड इलीगल है और हम इसमें शामिल नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लड़ाई भारत और चाइना की थी। तो ऐसे में रोड बनाए तो भारत ने उसका विरोध किया। इन जुलाई 59 चाइनीज ट्रूप कम टू खुरनक, एक जगह है फोर्ट इन लद्दाख, लद्दाख में एक जगह है, लद्दाख भारत के हिस्से में आता अब तो, खुरनुक किला था। और एंड अरेस्टेड इंडियन पेट्रोल पार्टी इन अक्साई चीन, पेट्रोल पार्टी का मतलब होता है जो बॉर्डर पे निगाह रखने के लिए घूमती हमारी सेनाएं, पैरामिलिट्री थी, उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। डिस्पाइट इंडिया प्रपोजल फॉर पीस, चाइना क्लेम्ड 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड इट्स पेट्रोल पार्टी एंटर इंडियन बॉर्डर ऑफ खिजंग इन नेफा, नौ अरुणाचल प्रदेश। पहले इसका नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। ठीक है, अब ये अरुणाचल प्रदेश है और उसका इलाके पर उसने क्या करना शुरू कर दिया, क्लेम किया। इंडिया वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मेक उसने पोस्टें बना ली इस इंडो इंडिया बॉर्डर पे, और युद्ध शुरू हो गया 1962 में। With this background, Chinese troop crossed McMahon Line in Nefa in the eastern sector on September 8, 1962 and occupied a huge part of Indian territory. Nehru, out of political compulsion, courageously called India Army to repulse the अटैक। अब भारत में भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं दबाव डाला और उन्होंने कहा कि हम भी अटैक कर रहे हैं, और इस तरह से हमने भी चाइना के खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी अक्टूबर 1962 में। और इसके बाद हार ही गए हम तो, मतलब हमने बहुत सारा इलाका इस युद्ध में खो दिया। This attack was so massive that it appeared that जैसे had unleashed its fury on Indian borders. By 25 October, Chinese were inside India about 6 miles of Indian border, 6 miles of McMahon. Massive attack were launched on Nefa and Ladakh. मतलब हर जगह चाइनीज सेना लड़ रही थी। लद्दाख में यहाँ से लेकर जो इलाका था अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ हुआ ना नेफा, यहाँ तक लड़ रही थी वो। और बहुत सारा इलाका जो मैकमोहन रेखा थी ना, उससे भी वो 16 माइल अंदर आ चुके थे। ओके, इन फैक्ट चाइनीज नाउ नवंबर 16 क्रॉस्ड बोमडिला दर्रा, एक दर्रा है जिसके एंड रीच द प्लेन ऑफ असम, और असम के मैदानों में भारतीय चाइनीज सेना आ गई। द एंटायर लद्दाख रीजन क्लेम्ड बाय चाइना वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय देम, और पूरे लद्दाख का इलाका जो है वो कैप्चर कर लिया और अपना क्लेम जाहिर किया। इंडिया सफर्ड हैवी कैजुअलिटी, बहुत सैनिक मारे गए, क्योंकि लड़ने के लिए हमारे पास हथियार मतलब आधुनिक तकनीक नहीं थी। बोथ यूएस एंड ब्रिटेन रस्ट मिलिट्री हेल्प फॉर इंडिया, यूएस और ब्रिटेन ने हमारी मदद की, क्योंकि उस टाइम तक चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री था, सोवियत संघ जो है वो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था, और सोवियत संघ भी कम्युनिस्ट गुट बनाए हुए था। तो सोवियत संघ ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया भारत के साथ, ना उसने दुश्मनी दिखाई ना कुछ और, लेकिन ब्रिटेन और यूएसए आए हमारी मदद के लिए। जो यूएसए था वो न्यूट्रल रहा। सडनली ऑन 21 नवंबर 1962 चाइनीज
चाइनीज ने क्या कर दिया, सीज फायर कर दिया। और सीज फायर का मतलब क्या होता है, जहाँ जो सेनाएं पहुंची वहीं रुक गई, और जब तक पहुंची तो बहुत सारा इलाका भारत में आ चुका था, भारत का जा चुका था, और इस वजह से आज भी वो जो इलाका है भारत का वो चाइना के कंट्रोल में है। उसके बाद हमने कोशिश भी कभी नहीं की उसे दोबारा हासिल करने के लिए। ये हमारे उस टाइम वीके मैनन जो थे, वो ए डिप्लोमेट इन यूके, ही वाज एक्टिव इन लेबर पार्टी, और उस टाइम जब ये हमले हुए तो उस टाइम ये हमारे रक्षा मंत्री थे, तो इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा फिर और अपने युद्ध की जिम्मेदारी ली। चाइना आस्क्ड इंडिया टू ऑनर द लाइन ऑफ कंट्रोल विद इन 20 किलोमीटर ऑफ देयर LOC। इंडिया हाउएवर वांटेड स्टेटस क्यो। चाइना तो कह रहा था कि जहां हम खड़े हैं बस आप वहीं से रेखा मान लें, आप ज़्यादा आप ना दिखा चाहें कि आप अपनी बाउंड्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन चाइना चाहता था कि पहले की स्थिति, इंडिया चाहता था कि पहले की स्थिति हमें दोबारा हासिल हो, और इंडिया के लिए बड़े शर्मनाक थी, बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे हम बड़े बदनाम हुए, हमारी रिस्पेक्ट घट गई, और बहुत मतलब भारत की शाख को धक्का लगा था इस युद्ध से, और ये युद्ध हम हार गए थे, और बहुत बड़ा इलाका भी। ओके, द ग्रोइंग सीनो इंडियन रिफ्ट इवन हैड, लेकिन वही बात है, युद्ध हो जाते हैं तो ये शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं हम अच्छे संबंध स्थापित कर लें, लेकिन खटास इतनी बढ़ चुकी थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाइना की तरफ से भी संबंध सुधारने की बात की गई, भारत की तरफ से भी, लेकिन अंत में जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, वो चाइना गए, और तब भारत और चीन के बीच में दोबारा से कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। अब फिर दोबारा से हम उसी स्थिति में आ गए हैं कि संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं। अभी एक दो इलाका और है जहां चाइना प्रवेश करना चाह रहा है, क्योंकि भारत ने गिलगित बल्टिस्तान में अपना वो दिखाया है ना कि हमारा है इलाका, ये अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया, तो चाइना यहाँ रोड बना रहा था। एक और है कि उन्होंने डैम बनाया है किसी नदी पे, और उस डैम को लेकर भी भारत जो है कर रहा है, चाइना और पाकिस्तान ने। तो भारत का विरोध है कि इस तरह के डैम जो हैं वो इंडिया के लिए खतरनाक हैं। तो ये बातें होती रहती हैं, कभी अच्छे संबंध कभी बुरे संबंध, लेकिन पड़ोसियों के साथ दुर्भाग्य से हमारे संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। अब आया इंडिया पाकिस्तान बार। देखो, पाकिस्तान को ये था कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ। अब इतनी बुरी तरह से चाइना ने हरा दिया, तो थोड़ी बहुत जो मेरा कश्मीर रह गया है उधर, तो मैं भी ले लूँ। लेकिन यहाँ उसकी दाल नहीं गली, और हमने बुरी तरीके से उसको हराया है पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में। उसे अपनी टेरिटरी बचाने में मुश्किल हो गई, और इससे हम खोई हुई गरिमा जो है इस युद्ध से वापस लेके आए 1965 के युद्ध से। इंडो पाक वार हुआ, और नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री, और सच्ची में लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत ने, और कोई ज़्यादा सा कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान का था नहीं, क्योंकि उस टाइम भी मिलिट्री रूल कर रही थी। 1970 में वहाँ जाके चुनाव हुए हैं, वहाँ तो चुनाव ही नहीं हो रहे थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी नहीं। मिलिट्री को बस ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को सताया जाए, या जो इलाके छूट गए हैं वहाँ से वो दोबारा हासिल कर लिए जाए। तो उन्होंने हम पर अटैक किए 1965 में, और 65 के जो युद्ध में अटैक का स्थान था वो ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर के पास था, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि यहाँ आपका एक बॉर्डर है लाहौर का और अमृतसर का, बाघा बॉर्डर, कि यहाँ से भी ट्रूप्स जो हैं वो आ सकते थे। और जो युद्ध लड़ा जा रहा था 1965 का, ये कच्छ के रण में लड़ा जा रहा था।
तो सारे मोर्चे हमने खोल दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री खुद बंकर में जा जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे और अंत में ताशकंद का समझौता हुआ, रूस ने करवाया। कजाकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां गए लाल बहादुर शास्त्री और दोनों देशों में युद्ध हुआ और एक समझौता हुआ कि हम दोबारा से वहीं लौट आएंगे जहां से हमने जहां से युद्ध शुरू हुआ था। सेनाएं दोबारा से आ जाएंगी। वैसे हम पर इस तरह के समझौते करने की कोई दबाव नहीं था। हम अपने इलाके जो 1948 में खो चुके थे वो प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वही शांति चाहिए थी और हमने इंटरनेशनल पीस स्थापित करनी थी। तो इस वजह से हमने वो इलाके वापस कर दिए। समझौता हुआ कि अब युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन बार बार युद्ध भारत और पाकिस्तान में होते रहे हैं और आज जो संबंध है वो ठंडे पड़े हुए हैं। ठंडे का मतलब होता है कि हमारे ट्रेड व्यापार सब बंद हो चुका है, जबकि दोनों के कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों भाई जैसे लगते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमी, क्योंकि जो पाकिस्तान हमेशा वहाँ मिलिट्री का रूल रहा और मिलिट्री वहाँ हमेशा जनता को मूर्ख बनाती रही है। बाहर से जितना पैसा आता है वो मिलिट्री उस पर लगा देती है, मतलब फ़ायदा है उसको भारत के साथ लड़ने में। और यही बात शायद पाकिस्तान की जो जनता है वो कहती है। सच क्या है कुछ पता नहीं। हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे और उनका जो फ़ायदा है वो वहाँ के कट्टरपंथी जो उठा रहे हैं। अब उन्होंने चीन के साथ जोड़ कर लिया है। अमेरिका हमारी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, बाकी जो अमेरिका है वो विश्वास करने लायक नहीं है। जिसने उसका साथ दिया उसके साथ अंत में उसकी बुरी बजी है। जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान को हटाने के लिए उसकी मदद की, लेकिन अंत में पाकिस्तान को ही अब वो गुड़की दे रहा है। तो इस तरह से हम विश्वास नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है भाई, बदलती रहती है। 1965 में कुछ डिस्प्यूट हमारे हुए इसके साथ, पाकिस्तान के साथ। सब अंग्रेजों के बोए हुए बीज थे ये। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर इशू वैसा का वैसा रख दिया, कोई क्लियर बात ही नहीं थी। पाकिस्तान के साथ ही ऐसे रख दी। इंडिया एंड पाकिस्तान विद द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ द कंट्री विटनेस टेंशन ओवर द इशू ऑफ कश्मीर एंड रेफ्यूजी एक्सचेंज ड्यू टू पार्टीशन। एक समस्या तो यही थी कश्मीर की, फिर रेफ्यूजीज की समस्या थी, एक दूसरे के जहर भरे हुए दिल थे। द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैड लेड टू डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर। जब एक डिस्प्यूट और था, वो था नदियों के पानी को लेकर। बहुत सारी नदियां पाकिस्तान जाती हैं भारत से होकर, तो कभी पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारे पास ज़्यादा पानी होना चाहिए, कभी इंडिया करता है। तो ये एक जो है जाल बनता है नदियों का। ये सिंधु नदी है, यहाँ से चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज ये नदियाँ निकलती है। इधर से भी बहुत सारी नदियाँ आती हैं। तो भारत जो है इस सिंधु नदी समझौता किया था और उसके अनुसार जो ये ऊपर वाली 3 नदियां हैं इनका जो जल है वो पाकिस्तान को शायद 90, 80 और 20 ऐसे बंटवारा हुआ था। 20% भारत को, और ये जो 3 नदियां नीचे हैं रावी, सतलुज और ब्यास, इनका पानी भारत को दिया गया था। तो कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जो हैं, अभी जब पाकिस्तान के ने उरी पर हमला किया तो ये बात बड़ी ज़ोर से उठी थी कि सिंधु जल समझौता जो है हमें तोड़ देना चाहिए। जो पाकिस्तान के भाग को सींचता है बहुत सारा, भुखमरी आ जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल समझौते ऐसे तोड़े नहीं जा सकते। तो इस वजह से तो बहुत सारे डिस्प्यूट हमारे हो गए थे, छोटी छोटी बातें इकट्ठी हो गई थी। द वाटर इज नियरली ऑल रिवर इंडस, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी फ्लोड फ्रॉम इंडिया इन। नदियां बहती थी बहुत सारी, ये मैंने सारी मैप पे दिखा दी। इन 1948 से इंडिया स्टॉप्ड वाटर टू दीज रिवर। ए डिस्प्यूट ensued and by the इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बाय नेहरू एंड अयूब खान। पाकिस्तान का मिलिट्री शासक था अयूब खान, ठीक है, चुनाव हुए नहीं थे वहाँ। तो नेहरू और अयूब खान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ 1948 में। तो हमने वाटर भी रोक लिया था। आपको पता 1948 में कैसे और क्यों रोका होगा।
तो उसमें समझौते में क्या हुआ कि जी जो पानी है झेलम, चिनाब और इंडस का, वो वाइल इंडिया हैज़ टू यूज़ द वाटर ऑफ सतलुज, ब्यास, उनका यूज़ तो कर लें पाकिस्तान, और जो 3 नदियों का पानी है वो यूज़ करे भारत। अगर आप भी कभी रावी नदी पर जाओगे तो देखोगे एक तरफ एक इसकी धारा पाकिस्तान की तरफ बह रही है और एक ही हिंदुस्तान की तरफ बह रही है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन का है तो बहुत सारी बातें शामिल हो जाती हैं। वीडियो शायद 1-2 ज़्यादा ही बन जाए तो वो अच्छी है, नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।